विद्वानों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात, सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है साहब, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा और लीनियर अलजेब्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, तो आपके इस जेम नेट गेट के बैच की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको इसके अंदर हमने जो है आपकी क्यूरियोसिटी के लिए कि आपको कितना जो है लीनियर अलजेब्रा आता है, बेसिक कितना मजबूत है, उसके लिए मैंने 11-12 के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है साहब, ये आईआईटी जेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे हुए, आइदर इन आईआईटी जेई और इन जेम एग्जामिनेशन। बेसिक बात की है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि कुछ बेसिक जो है चर्चाएं यहाँ कर रखी है, आपको ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। बीच बीच में भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो ये हमारा जो है मोटिवेशन है कि क्या ये हमें आता है कि नहीं आता है तो ये कैसे सॉल्व होगा वो हम सीखेंगे। राइट, इसके साथ ही मैं आपको, और क्योंकि ऐसे कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जो ये सोच रखते हो कि सर इतना बेसिक से क्या पढ़ा रही है तो सब हमें आता है, तो वो लोग बैठ के अगर बीच में क्लास में कहीं बोर होते हैं मेरी लीनियर अलजेब्रा की क्लास में, क्योंकि मैं बेसिक से चलने वाला हूं, इवन बिलो बेसिक है ना, तो वो बीच में ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन दिए हैं मैंने, है ना, स्किप कर करके किसी असाइनमेंट के 5 तो पीछे थे, ये 6th, ये फिर 13 ऐसे स्किप कर रखे हैं, ऐसे 16 और फिर ऐसे अलग अलग असाइनमेंट के अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन इन सब में बेसिक की जरूरत है, यानी कि 11-12 में जो आपने मैट्रिसेस पढ़ रखा है उतना उसका आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप बीच में कहीं मेरी क्लास में बोर होते हैं तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। मार साहब हम बोर कहीं नहीं होंगे, हमें कोई समय मिलेगा ही नहीं, आप तो जो है पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देना या फिर हमसे पूछ लेना, हमको समय दे देना, तो दोनों ऑप्शन है। कुल मिलाकर अब देखिए साहब, हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की। राइट, तो लीनियर अलजेब्रा की हम चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक लीनियर अलजेब्रा की बात बता देता हूं है क्या। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप लोगों को पूरा सिर्फ और सिर्फ इस क्लास पर ही फोकस करना है। राइट, सिर्फ क्लास पर ही फोकस करें आप लोग, नोट वोट करने की जरूरत नहीं है। राइट, नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और लेक्चर के एंड में भी स्क्रीनशॉट दिलवाए जाएंगे, तो वहां से आप आराम से बैठ के नोट कर लेना। क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं, गलत गलत नोट कर लेते हैं और फिर वही गलत गलत बातें सीख के कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि वो इतना ध्यान दे भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएगी, तो आप जल्दी जो है उतना कर नहीं पाते हैं। मस्ती से आप आराम से, टेक्नोलॉजी जमाना बढ़ चुका है, उसका यूज कीजिए, सही मायने में उसका उपयोग करना सीखिए। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है पहले ध्यान से समझ लो। A particular branch of algebra that deals with the study of linearity, that is linear equations, linear maps, their representation, linear space, linear transformation, linear span, linear combination, सब linear है ना। तो ये क्या है, सब linear space ना linear span ना linear equations ना, सब इन सभी से रिलेटेड linear map वगैरह, ये सब क्या है, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अलजेब्रा की एक ऐसी शाखा जिसमें लीनियरिटी की जो है उसका स्टडी किया जाता है, उसे लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। सर ये अलजेब्रा का होता है, मैं तो वही पता नहीं है, वही बताऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल आपके इस कोर्स से रिलेटेड बुक्स जो है उसकी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और उसकी क्या कट ऑफ ट्रेंड्स है वगैरह, उसके लिए अलग से आपके पास वीडियो है ना, वहां से आप देख लेंगे। हम सीधा जो है लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिन तक है ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया जिसमें ग्रेजुएशन का सिलेबस या उससे ऊपर का सिलेबस पूछा जाता है, उसमें इस लीनियर अलजेब्रा का बहुत अहम किरदार है। बहुत बड़े पैमाने पे ये पूछा जाता है, बड़े लेवल पे आता है। ठीक है, जेम की भी बात की जाए तो जो है आईआईटी जेम में पिछले साल, अभी पिछले वाला पेपर में, रिसेंट वाले में 2023 वाले में 23 to 25 मार्क्स का अप्रोक्स जो है आया है, 100 में से 1/4, एक पेपर खाली। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। नेट की बात की जाए तो उसके अंदर भी जो है मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो 55-60 नंबर है ना, इतनी तो कई कैटेगरी में तो कट ऑफ भी नहीं है। समझ आ रही है ना, 60 मार्क्स के आसपास जो है वो इतना आ जाता है एक अकेला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में भी बड़े पैमाने पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएचडी एंट्रेंस की बात करें या फिर जो भी लोकल एमएससी एंट्रेंस वगैरह है, उन सब में भी बड़े पैमाने पे लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है, सब जगह काम आएगा जीवन में आपके। बुक्स की बात की जाए, क्योंकि टॉपिक हेवी है और मेरे पास लिखी हुई है तो मैंने ज्यादा लिख दी है, पर मोटे तौर पे ये नेट तक, इवन पीएचडी आप अगर लीनियर अलजेब्रा में आगे करना चाहेंगे तो उससे पहले तक, बाद में तो फिर अलग और भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लेकिन पीएचडी एंट्रेंस तक
ये जो है बुक्स आपके काम की है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, इनको देख लीजिए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिक मार्क करके बता दूंगा। लीनियर अलजेब्रा बाय डेविड सीले, शानदार बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। लीनियर अलजेब्रा है ना, हॉफमैन एंड कुंजे, रे कुंजे है ना, तो हॉफमैन, केनिथ हॉफमैन एंड रे कुंजे है ना, तो ये दो आदमी हैं, इनके द्वारा लिखी गई बुक है लीनियर अलजेब्रा, एक ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। फिर लीनियर अलजेब्रा बाय जॉन बी फ्रिलेग, तो जॉन बी फ्रिलेग की बात की जाए, इनकी भी एक बुक है लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है। और मैट्रिसेस बाय ए के वशिष्ठा, ए आर वशिष्ठा, कृष्णा सीरीज की बुक है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए, बेसिक के लिए काम आती है। मैट्रिसेस बाय पी के मित्तल, शांति नारायण, अच्छी बुक है ये भी, एक बेस बनाने के लिए। और मैट्रिसेस बाय एस विश्वास की बुक आती है, इंडियन ऑथर, ये कुछ हमने फॉरेन ऑथर, इंडियन ऑथर सारे दिखा रखे हैं, इनकी बुक ठीक है। लीनियर अलजेब्रा बाय विवेक सहाय, विकास बिष्ट, शानदार बुक है ये, है ना, अच्छी किताब है आपकी। और लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रिडबर्ग, है ना, फ्रिडबर्ग, आर्नोल्ड और लॉरेंस, है ना, तो ये लॉरेंस, आर्नोल्ड और फ्रिडबर्ग की बुक आती है, ये भी अच्छी बुक है लीनियर अलजेब्रा की। और मैट्रिक्स एनालिसिस बाय हॉर्न एंड जॉनसन, है ना, तो ये हॉर्न और रोजर ए हॉर्न और चार्ल्स आर जॉनसन, इनके नाम थोड़े अलग किस्म के होते हैं, फॉरेन है इसलिए, पर ये कुछ 9 बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। ऐसी और भी बुक्स आती हैं, पर जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा देखने की, आप तो इनमें से इक्की दुक्की बुक भी पढ़ लेंगे ढंग से तो जीवन धन्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेविड सीले बढ़िया है, हॉफमैन कुंजे शानदार बुक है, विवेक सहाय, विकास बिष्ट जो है वो भी अच्छी किताब है। मैट्रिक्स में बेसिक के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, बात करें तो विद्वानों, ये शांति नारायण, पी के मित्तल, शांति नारायण, पतली बुक है, ये भी शानदार है, और ये दोनों किताबें भी अच्छी है, ठीक है साहब। तो मोटे तौर पे 5 बुक्स जो है मैंने आपको निशान लगा दिया है, बता दिया है, 5-6, ये बुक ठीक ठाक है, आपको लाइब्रेरी मिल जाती है तो वहां से आप देख के पढ़ सकते हैं। कोई एक बुक इनमें से आप अपने पास रख सकते हैं कॉलेज वेल के लिए, है ना, कि आप जो है बुक्स पढ़ने की इच्छा कभी हो तो आप उसको पढ़ सके उसके लिए, राइट। बात समझ आ रही है? ये बुक से आपको पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, तो बाद में आप आराम से नोट कर लीजिएगा, लीनियर अलजेब्रा के एडवांस लेवल तक, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इनमें सब मिक्सचर में होता है सारी। ये कुछ लीनियर अलजेब्रा की बुक्स है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस कहे हैं कि अगर आप मेरी क्लास में बीच में कहीं बोर होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि हमारा तो बेसिक कंप्लीट है, मैं बेसिक नहीं चाहिए, हमारा साहब एडवांस डायरेक्ट, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, 5 जो है बेसिक बिल्कुल 11-12 से रिलेटेड, 5 थोड़े से अलग किस्म के, है ना। तो 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका भला जरूर होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक से, तो ध्यान से समझिए। एलजेब्रा, सबसे पहले बात की जाए एलजेब्रा क्या है, तो सिंपल सा है, स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी को एलजेब्रा बोलते हैं। सिंपल एलजेब्रा का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी करना, राइट। अब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी का तात्पर्य, तो उसमें समस्या आती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है ना। तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, अ नॉन वॉइड सेट, सेट खाली नहीं होना चाहिए, नॉन वॉइड यानी कि नॉन एम्प्टी, है ना, अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई स्ट्रक्चर अगर हमें गिवन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक सेट होना चाहिए और एक या एक से ज्यादा भी ऑपरेशन हो तो चलेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हम 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन तक की चर्चा आगे करेंगे, ठीक है, 3 भी बताऊंगा आगे, है ना। पर बात समझ आ रही है, अ नॉन वॉइड सेट विद 1 ऑपरेशन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। तो समस्या आ रही है कि चलो सर नॉन वॉइड सेट तो हम जानते हैं सेट खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर 1 या 2 ये भी जानते हैं 1-2 क्या होता है, पर बाइनरी ऑपरेशन क्या बला है। तो बाइनरी ऑपरेशन समझिए, बाइनरी ऑपरेशन समझेंगे तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझ आएगा, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समझ आएगा तो उसी की स्टडी एल्जेब्रा होती है, तो एल्जेब्रा समझ आएगा। तो एल्जेब्रा बला क्या है, ठीक है। ए अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन वॉइड सेट है, देन एनी फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, तो ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होने वाला जो भी फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होने वाला फंक्शन। अब ये ए क्रॉस ए को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये फंक्शन, मतलब आपको सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फंक्शन ये सब आने चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन समझ नहीं आएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो एल्जेब्रा समझ नहीं आएगा। तो एल्जेब्रा समझने के लिए आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन पता होना जरूरी है। बात समझ आ रही है? उसके लिए हमारी सेपरेट क्लास चल रही है मॉडर्न अलजेब्रा, जहां पर मैं बेसिक सेट, रिलेशन, फंक्शन वहां से बता रहा हूं, है ना। पर क्योंकि लीनियर में भी इसकी ये भी अलजेब्रा ही है तो इसमें भी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा बेसिक इसमें मैं डायरेक्ट बता दूंगा, इसमें ज्यादा उतना डीप में उधर हम जा रहे हैं, है ना। सेट, रिलेशन, फंक्शन हम अलग से देख रहे हैं, तो अब ध्यान से समझिए, सेट थ्योरी हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको देखिए। तो बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, याद रख लो, सिंपल सा,
एक सेट ए है तो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए, उससे ए पे, ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होने वाला जो फंक्शन होता है उसी फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो जज करना आना चाहिए, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर अगर वो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के साथ लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एक और दो बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, और फिर उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जो स्टडी हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। और उसमें भी अगर हम पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें, लीनियरिटी की, लीनियर 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 उन सबका अध्ययन करें तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा। कुछ आपको बात समझ आ रही है क्या विद्वानों, पल्ले पड़ रहा है कुछ कुछ? अभी ध्यान से समझिए, मैं दिखाता हूं आपको कि अलजेब्रा है क्या भला, है ना। Which of the following is oblique are algebraic structures? इनमें से कौन कौन से algebraic structures हैं? तो algebraic structures पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक नॉन वॉइड सेट चाहिए। तो आपको यहां पर बहुत सारे सेट दिख रहे हैं, 20 सेट लिखे मैंने। इन 20 में से कौन कौन से नॉन वॉइड सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट है ना, हिंदी में कहें तो अरिक्त समुच्चय कौन कौन से। तो पहले तो नॉन वॉइड सेट इनमें से आपको ऑब्जर्व करने हैं, फिर उनके साथ में एक ऑपरेशन दिख रहा होगा, बेसिक ऑपरेशन तीसरी क्लास में आपने पढ़े, जोड़ भागी गुणा भाग, इसमें वो ऐसे ही है लगभग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। तो ये ऑपरेशन दिख रहे हैं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑपरेशन उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। और अगर एक सेट एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखा हो तो उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे अभी कि वो स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप है कि रिंग है कि कैसा कैसा है ना। अरे संजय सर, फोन आ रहा है, देख लेना है ना, बार बार आएगा अदरवाइज। चलिए अब आप गौर से देखिए, तो जो एक नॉन वाइड सेट के ऊपर डिफाइन होने वाला कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, नॉन वाइड सेट पे डिफाइन होने वाला कोई भी, अगर एक नॉन वाइड सेट है और एक साथ में क्या है ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है, डिस्टर्ब कर दिया उस फोन ने, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर की स्टडी कि वो आगे जाके वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रुप होगा, रिंग होगा, लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस होगा, क्या क्या होगा, उसकी स्टडी को अलजेब्रा बोलते हैं। कुछ बेसिक आइडिया बात समझ आ रही है। अब हम समझते हैं कि इसमें से किन किन की स्टडी अलजेब्रा होगी और किन किन की स्टडी अलजेब्रा में नहीं आएगी, वो देखते हैं। तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए नॉन वॉइड सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो देखते हैं, ध्यान से समझना। 20 लिखे, इन 20 में से कौन कौन से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे उन्हीं को हम आगे फर्दर फॉरवर्ड करेंगे और उसी की स्टडी को अलजेब्रा में इंक्लूड करेंगे। तो वही आगे पढ़ने हैं हमें, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने 20 लिखे हैं, जैसे 20,000 20 लाख करोड़, अभी इनफाइनाइट आपके सामने आने चालू हो जाएंगे, एक आध क्लास के बाद ही आपको इनफाइनाइट दिखने लग जाएंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिलहाल 20 लिखे हैं आपके सामने कुछ। इससे पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, अगर एक सेट ए है तो ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होने वाला फंक्शन, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ए क्रॉस ए क्या होता है। तो गौर से देखो, अगर सपोज सेट ए क्या है 1 2 है, तो ए क्रॉस ए का क्या हाल होगा, ये आपको आना चाहिए, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 चार एलिमेंट का सेट होगा ए क्रॉस ए। अगर ये ए क्रॉस ए तो ऐसे ही एन क्रॉस एन अगर हमें डिफाइन करना हो, है ना, अभी हमारे सामने आएगा, जैसे हमारे सामने क्या है, फर्स्ट सेट एन है, तो अगर मुझे एन से क्या करना है, एन से एन पे ही मैपिंग करनी है, तो क्या होगा, मुझे बाइनरी ऑपरेशन देखना है ना एन के लिए, इस एन के लिए फर्स्ट वाली लाइन के लिए, फिर आगे वाले समझ में आ जाएंगे। तो एन क्रॉस एन क्या होगा, तो आगे वाला भी नेचुरल नंबर, पीछे वाला भी नेचुरल नंबर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू इंफिनिटी, 2 1 2 2 2 3 2 4 अप टू इंफिनिटी 3 1। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कि एन क्रॉस एन, ठीक है। और तीसरी बात आती है कि ये सेट खाली है कि नहीं, ये सेट कैसे है, क्या है, इनको बोलते हैं नंबर सिस्टम। बीच में बोला था मैंने आपको, तो बेसिक नंबर सिस्टम का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर नहीं है कि यार मुझे तो नंबर सिस्टम नहीं आता, सर ने तो बोल दिया ये तो आइडिया होना चाहिए, तो अनंत आर्यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना, नंबर सिस्टम के लेक्चर अभी रिसेंटली ही मैंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीजीटी पीजीटी वाले में बेच में पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां जाके नंबर सिस्टम देख लेना। क्या होता है नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स ये n 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, z इंटीजर्स, जीरो भी होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 माइनस इंफिनिटी तक इंटीजर्स, रेशनल नंबर q p बाई q की फॉर्म में हो, जहां पर p और q दोनों इंटीजर हो और q जीरो नहीं हो, डिवाइड वाला, ठीक है, राइट। -3 रेशनल नंबर होता है, फाइनल -3 रेशनल है कि नहीं। अगर आपको लेश मात्र भी इस चीज पर डाउट है तो आप अनंत आर्यन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, नंबर सिस्टम वाला लेक्चर देखेंगे,
क्यों? क्योंकि -3 रेशनल होता है, आपको इसमें डाउट आना नहीं चाहिए, पर अगर बाई चांस आ गया घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीख जाओगे, देख लोगे तो, है ना। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -3 1 दोनों इंटीजर और 1 0 नहीं है। गेटिंग? एवरी इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल, राइट, ये समझा रखा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल, एवरी रेशनल इज ऑलवेज रियल, और एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। आर यू गेटिंग सेटिंग? तो बताइए कि क्या √2 प्लस आयोटा है वो रियल है? √2 प्लस बीच में और आयोटा, पहले तो बताओ ये नंबर भी है कि नहीं, है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इस शक्ल का नंबर हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें अल्फा को रियल पार्ट, बीटा को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, है ना। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है तो उसे प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसे प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। प्योरली रियल या रियल, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आपको दिख रहे हो, या फिर कोई 0 हो चाहे मत हो, वो सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो नेचुरल नंबर सारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर नंबर सारे रेशनल होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू इंटीजर और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, है ना। रेशनल क्या आएंगे? रियल में तो आएंगे, इररेशनल बना तो नहीं रखा है, नहीं बना रखा है, ठीक है। इररेशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, अगर ज्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा, है ना, बिल्कुल खड्डे में उतर जाएंगे वरना। रियल नंबर आप जानते ही है, रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आने वाली हर संख्या क्या कहलाती है? रियल नंबर्स कहलाती है। इन्फिनिटी उस नंबर लाइन पे होता नहीं है, -∞ भी नहीं होता, तो वो रियल नंबर नहीं है। बाकी सारे रेशनल, इररेशनल वगैरह सब कुछ। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पूरा प्लेन होता है ना, आगे कभी बता दूंगा। एक पूरे प्लेन में इस बोर्ड पे जितने डॉट बना सकता हूं, यहाँ ओरिजिन, यहाँ नंबर लाइन खींचूंगा तो ये रियल नंबर लाइन, ये लाइन खींचूंगा तो इसको इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर लाइन, और उसके ऊपर इधर उधर पूरे इस प्लेन में जितने भी डॉट आ सकते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। चलिए उसकी बात छोड़ो, कॉम्प्लेक्स तक जाना नहीं हमें, हम फिलहाल रियल की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, रियल, ये समझ आ गए आपको नंबर। अब मुझे बताइए इन 20 में से कोई ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी है? नहीं है? सुना करो, यही जेम, गेट, नेट, इन बड़े एग्जाम की खूबसूरती यही है कि आप ध्यान से सुनते नहीं या ध्यान से पढ़ते नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। मौर्य साहब आपने क्या बोला? मैंने क्या कहा? इनमें से एक भी ऐसा है जो नॉन एम्प्टी है? वापिस बोल रहा हूं, बताओ, इसमें से एक भी ऐसा है जो नॉन एम्प्टी है? सारे नहीं है? हाँ, मैं पूछ रहा हूं इसमें से एक भी ऐसा है क्या? तो हाँ सर, सब है। मौर्य साहब क्या बोले? वापिस 1 मिनट, अगर ऐसा कभी लगे तो सिर को ऐसे ऐसे हिलाओ जोर से, है ना, मेरे बाल बिगड़ जाएंगे इसलिए नहीं हिला रहा हूं, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा, मैंने क्या कहा? ऐसा एक भी जो नॉन एम्प्टी, सारे नॉन एम्प्टी है, समझ आ रही है। तो हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो 20 के 20 नॉन एम्प्टी है, हो गए ना 20 के 20 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो खाली नॉन एम्प्टी सेट होने से नहीं होता, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या आपको सारे बाइनरी ऑपरेशन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर? ऑपरेशन दिख रहे हैं, बाइनरी नहीं दिख रहे हैं। बाइनरी की डेफिनेशन अलग है, सब ऑपरेशन है, जोड़ बाकी गुणा भाग। अब देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा क्या है? सिंपल, ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। थोड़ा मुश्किल होगा पर समझ लो। एन क्रॉस एन से एन पे डिफाइन होने वाला जो भी क्या होगा फंक्शन, उसे क्या कहेंगे? तो हमें पहला फंक्शन क्या दे रखा है? प्लस को देखना है कि क्या प्लस फंक्शन है क्या। तो ध्यान से समझिए, एन क्रॉस एन से एन पे, तो एन क्रॉस एन के एलिमेंट कैसे होते हैं? ए बी जैसे, और इसकी इमेज क्या आएगी? एडिशन। एडिशन मतलब इन दोनों को जोड़ दो, इसकी इमेज है। तो मुझे बताइए कि क्या यह फंक्शन आएगा क्या? 1 1 की इमेज 2, देखो मैपिंग बना रखी है, वेन डायग्राम। 1 1 की इमेज 2, 1 2 की इमेज जोड़ दो तो 3, 2 1 की इमेज 3, गड़बड़ हो गई। 2 2 की इमेज 4, फंक्शन है कि नहीं है? 2 की इमेज सेम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। हर एक आदमी की एक एक इमेज तो है, एक की 2 इमेज थोड़ी ना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यह क्या है? मैपिंग। और हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, और किसमें आ रही है? पीछे वाले में ही आ रही है, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, यानी कि -1 नहीं आ जाए इमेज कभी, है ना। नेचुरल नंबर में तो -1 होता नहीं है। तो एन क्रॉस एन से एन पे डिफाइन होने वाला फंक्शन है। और अभी क्विक में इनमें से कौन कौन से फंक्शन है अभी दिखा देता हूं, ध्यान से समझना। बाकी डिटेल में हम सेट रिलेशन फंक्शन अलग से पढ़ रहे हैं, यहां सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या 2 नेचुरल नंबर
का एडिशन फिर से नेचुरल नंबर होता है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिख गया। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगला, क्या दो नेचुरल नंबर का माइनस फिर से नेचुरल ही होता है? 1 - 2, खेल खत्म हो गया ना। 1 और 2 की इमेज क्या आएगी? 1 - 2, 1 - 2 -1 एन में नहीं होता नेचुरल नंबर में, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 की इमेज आ तो रही है लेकिन एन में नहीं आ रही है ना। तो ए के हर एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसे फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये फंक्शन नहीं है। कौन फंक्शन नहीं है? माइनस वाला ये ऑपरेशन। ये ऑपरेशन जो है वो n क्रॉस n से n पे डिफाइन होने वाला फंक्शन नहीं है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इसलिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो n माइनस हमें कहीं अलजेब्रा में नहीं दिखेगा, यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसकी स्टडी अलजेब्रा में नहीं आएगी, अलजेब्रा में इसकी स्टडी आएगी, भी आएगी आगे। फिर n मल्टीप्लीकेशन, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन फिर से नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का डिवीजन फिर से नेचुरल हो जरूरी नहीं है। 1/2 ये तो नेचुरल नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, 1/2 तो रेशनल नंबर है ना। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का एडिशन फाइनल 2/3 + 3/4 भी पहले z में से लेने हैं, तो अगर a और b z में से हैं तो उनका एडिशन भी z में ही आए। दो इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही होता है, राइट। फिर दो इंटीजर का माइनस हो सकता है कि होता ही होता है, होता ही होता है ना। दो इंटीजर का माइनस हो सकता, ध्यान से ना, ये बहुत खूबसूरत बातें हैं मैथ्स में। हो सकता है इसका मतलब कभी कभी नहीं भी हो सकता है। हो सकता है का मतलब ये होता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हो सकता है का मतलब क्या है कि नहीं भी हो सकता है, ये बात तो इसकी गुंजाइश है, संभावना है। एक भी ऐसा एग्जांपल है, लेकिन इसमें तो एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं है, मतलब होगा ही होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है कि अगर इंसान ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ये तय है। बट नॉट कन्वर्सली, सिलेक्शन हो गया है तो ईमानदारी से तैयारी की कि नहीं की वो जरूरी नहीं है। ऐसे बिरले हैं, राडा जी बेरू जी करके आते हैं, उसके बावजूद भी हो जाता है, तो वो अलग बात है। वो सब आईआईटी भी जान रही है, सिद्धांत है, सब जानते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि जिसने ईमानदारी से तैयारी करी उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ईमानदारी से बिल्कुल सिलेक्शन मतलब वो सफल हो गई होगा। सिलेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो सफल होगा ही होगा। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो वो अपने जीवन में ऐसा कुछ कर लेगा क्योंकि उसने ईमानदारी से मेहनत की है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सिलेक्शन अलग चीज है। सिलेक्शन में बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। एग्जाम देने गए रीट का, 5 से मेहनत की, 18 घंटे तिलक लगा के लाइब्रेरी में, है ना, और हुआ ही नहीं। तो ईमानदारी से मेहनत तो की उस बेचारे ने, फिर भी नहीं हुआ। उसके पीछे फैक्टर बहुत सारे हैं कि सीट 30,000 है और लगे हुए 20 लाख है। सेम यूपीएससी है ना, सीट 500-700 है, लगे हुए 20 लाख। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो गुंजाइश जो है, अगर गणित आती है तो आप लोगों को ऐसे फील्ड में तो बाद में, चलो अब मैं सेलेक्ट हूं, एक स्टेबिलिटी पे तो हूं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूं, चलो देखे अब मूड हो रहा है थोड़ा यूपीएससी भी कर ले। सब कुछ दांव पे लगा के आप जो है जीवन को नहीं जी सकते हैं कि या तो इस पार या उस पार। ये क्या होता है? इस पार ना उस पार क्या होता है? जीवन है, जीना है, बुढ़ापे तक चलना ही है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सब कुछ लाइफ में। चलिए खैर, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आईआईटी में चले जाओ, सब सीख जाओगे। इधर देखो तुम, है ना, सीएसआर नेट वेट सब कर लो। नेट जा रहे फोती, उस आदमी को सिखाना नहीं पड़ता तू क्या कर ले क्या नहीं कर ले। पता है, चुप, 40,000 मेरे आ रहे रोज हर महीने, अब मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, है ना। जब आदमी के 30-35,000 अकाउंट में आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट दे रही होती है, उस आदमी को थोड़ी गाइडेंस देनी पड़ती है कि तू पटवारी कर ले, ग्राम सचिव कर ले। ओके भाई रहने दे, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इन्फ्लुएंस्ड ऐसे कई मैंने देखे हैं, जब आ रहे होते हैं तब मजे मारते रहते हैं, आनंद है, आ रहे हैं, क्या है, सोचते ही नहीं है। और जब बंद हो जाते तो और 5 साल खो दिए, है ना। ध्यान नहीं रखा, इसलिए जागे रहना है हमेशा। 8 घंटे पढ़ते रहो, भला हो जाएगा। इधर देखो, हमेशा, जीवन भर। सर जीवन भर हम तो सोच रहे हैं कि बस ये खाली 6 महीने 8 घंटे पढ़। ये अगर आपके दिमाग में फिराक में हो तो भूल जाना। सर पर मेरे गांव में तो वो है बिल्कुल, है ना, वो तो खाली एक बार एग्जाम निकाला है ना, अब तो खाली सोते रहता है। तो भी वो आदमी गलत है, वो सोच ही गलत है, वो प्रोसेस ही गलत है कि अब एक बार लग गए जीवन भर अब काम नहीं करना। वो सरकारी नौकरी में जो होता है, ये फिलोसफी छोड़ देना। अगर आप सरकारी में लग भी रहे हो, जा भी रहे हो, तो दिमाग में यही रखना, मुझे 8 घंटे तो रोज काम करना है, ईमानदारी से और बिल्कुल मेहनत से। अगर मैं करने के लिए किसी में जा रहा हूं तो वो जॉब सही है, बाकी बिल्कुल गलत है।
आप 8 घंटे काम नहीं करके फिर पैसा उठा रहे, उसको हरामी का पैसा कहते हैं, है ना। और जो हराम का खाते हैं वो आनंद में नहीं जी पाते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो नेचुरल नंबर समझ आ रहा है, ठीक है। इंटीजर्स का एडिशन, इंटीजर्स, इंटीजर्स का डिफरेंस, इंटीजर्स, इंटीजर्स का प्रोडक्ट, इंटीजर्स, इंटीजर का डिफरेंस, इंटीजर, है ना, डिफरेंस होता है। इंटीजर का जो है क्वोशिएंट, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं ना, डिवीजन। तो दो इंटीजर का डिवीजन फिर से इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। 1/3 है ना, तो इंटीजर नहीं आएगा। क्या हर इंटीजर रेशनल होता है? फाइनल बत्ती जली। हर इंटीजर तो रेशनल होता है, लेकिन हर रेशनल इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर रेशनल इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा एक एग्जांपल प्रताप देंगे जो रेशनल हो लेकिन इंटीजर ना हो। रेशनल हो लेकिन इंटीजर ना हो, घबराना नहीं है कोई भी मन से, गलत हो जाए कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही अपना भविष्य उज्जवल है, नाम में ही प्रताप है, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं। रेशनल हो लेकिन इंटीजर ना हो, सिंपल, कुछ भी डरने की वाली बात नहीं है। रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में हो ऐसा वाला, लेकिन वो इंटीजर ना हो, है ना। इंटीजर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी, है ना। घबराना नहीं है ना। देखो ध्यान से समझिए, आपको एक और चीज धीरे धीरे सीखनी है ना, घबराने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ये सब जो है ठोटी है अपने सामने, अपन का टेंशन ऐसी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलत हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, सीखने के लिए आए हैं ना, सीख रहे हैं, है ना, तो सीख जाएंगे, डरना नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है स्किल, है ना, स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, है ना, स्किल है तो सब कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है। और कॉलेज का छोरा जो है वो भी स्किल, बस स्किल होनी चाहिए, बाकी तो क्या है ना, होनी चाहिए। स्किल का भी अपना एक अस्तित्व है, महत्व है धरती के ऊपर, पर नॉलेज नहीं है फिर स्किल क्या काम की। ज्ञान ही नहीं है, डब्बा है वो बोल तो देता है पर बोलना ही नहीं आता, हर कुछ बोलता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसी स्किल क्या काम की हो जाएगा, वो क्या बातें कर रहा है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कौन सा डब्बा। इंडिया में एक बहुत बड़ा डब्बा है, जो डब्बा कुछ भी बोलता है और हर कुछ लोगों के क्या है कि समझ नहीं आ रही हमें क्या बोल रहा है, पता नहीं। ऐसे गंज डब्बे हैं इंडिया के अंदर। तो अब स्किल कितनी बढ़ा दी, बड़ी बड़ी कंपनियां लग के पीछे की स्किल, ये ऐसे बोला जाता है, ऐसे जोश में बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे। आदमी जोश में बोल भी दिया, ज्ञान तो है ही नहीं, बात में भी तो दम होना चाहिए, है ना। स्किल जरूरी है, नॉलेज मस्ट, तो इसलिए नॉलेज इंप्रूव कीजिए, घबराना नहीं है, मस्ती से जो है, ठीक है। तो 1/2, क्या 1/2 रेशनल है और इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि इंटीजर होने के लिए क्या चाहिए, आपका पूर्ण अंक, पूर्णांक कहते हैं इसे, यानी कि पूरा अंक नहीं है ना, 1/2 0.5 है, तो p/q में नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा अंक तो 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। घबराना नहीं है, अगर नंबर सिस्टम का आइडिया नहीं है जिनको, वो घबराए ना है। अनंत आर्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके नंबर सिस्टम देख लेना, ठीक है। 5-6 लेक्चर है, मस्ती से देख लेना, समझ आ जाएगा, पूरा समझा रखा है बहुत बेसिक से, है ना, नेगेटिव से। इधर देखो, तो इंटीजर्स का डिफरेंस, इंटीजर्स का जो है क्वोशिएंट, दो इंटीजर को भाग करो वापस इंटीजर ही आता है, जरूरी नहीं है। 1 2 1/2 नॉट इंटीजर, ठीक है। क्वोशिएंट, भागफल, भाजक, डिवीजन, है ना। अब देखो रेशनल, तो रेशनल नंबर को जोड़ो फिर से रेशनल ही आता है, तो रेशनल नंबर को डिफरेंस करो रेशनल ही आता है, तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल ही होता है। दो रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल ही आएगा, जरूरी नहीं है। फाइनल, कोई दो ऐसे बताओ, सेम रेशनल नंबर भी ले सकते हो इसमें, कोई भी दो, कोई भी दो मतलब सेम सेम भी। 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। दो रेशनल नंबर बाकी तो लोगे, उनका डिवीजन हो सकता है कि रेशनल आ जाए, हर बार आता रहे। आप 1/2 2/3 ले रहे हैं, रेशनल ही आएगा इनका डिवीजन। कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं दो, लेकिन अगर एक रेशनल नंबर 0 होता है, हम जानते हैं, एक 1 होता है, और 1 में 0 का भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, राइट, वो रेशनल नहीं होता है। 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। 2/0 3/0 कोई रेशनल नंबर डिवाइड 0, समझ आ रहा है ना। तो फिर से रेशनल नहीं होता है, तो डिवीजन फिर से रेशनल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, पल्ले पढ़ रहा ना कुछ कुछ। दो इरेशनल नंबर लिखा नहीं है पर पूछ लेता हूं, दो इरेशनल नंबर का एडिशन फिर से इरेशनल ही आता है, फाइनल।
ऐसे मुंडे नहीं लानी है, सोचना है, पहले विचार करना है। क्या दो इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल ही आता है क्या? -√2 + √2 दो इरेशनल है, समझ आ रही है? दो इरेशनल -√2 + √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -√2 + √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सूरवीरों? 0 आएगा। 0 क्या है? 0 तो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। सर 0 रेशनल क्यों है? तो नंबर सिस्टम अनंत आर्यम क्लासेस यूट्यूब चैनल, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 0 रेशनल क्यों है? 0 एक परिमेय संख्या p बटा q में है, 0/1, जहां 0 और 1 दोनों इंटीजर है, 1 0 नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0 रेशनल नंबर है, लेकिन दो इरेशनल नंबर का एडिशन वापस इरेशनल ही हो जरूरी नहीं है। आ भी सकता है पर नहीं भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस √2 दोनों को माइनस कर दो, समझ आ रही कि नहीं? तो जरूरी नहीं है दो इरेशनल का माइनस भी वापस इरेशनल आए, तो एक भी आ ही नहीं रहा, इसलिए लिखा नहीं है यहां। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट √2 × √2 तो जरूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट वापस इरेशनल ही हो। दो इरेशनल नंबर का डिवीजन √2/√2 1 इज रेशनल। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसमें तो एक भी नहीं बन रहा डिब्बा, तो इसलिए लिखा नहीं। जिसमें एक भी नहीं आ रहा है डिब्बा, मतलब समझ लो ना स्ट्रक्चर, और वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इरेशनल नंबर नहीं लिखा। रियल नंबर का एडिशन रियल, रियल नंबर का डिफरेंस रियल, रियल का प्रोडक्ट रियल, रियल का मल्टीप्लीकेशन रियल। मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से, अगर तुम्हारे तक पहुंच रहा हो तो ठीक, नहीं पहुंच रहा हो तो अनंत आर्यम क्लासेस का यूट्यूब चैनल, उस पर नंबर सिस्टम के 6 लेक्चर है ना, वो देख लेना, जाके समझ आ जाएगा। दो रियल नंबर का डिवीजन फिर से रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रही है? मैं यूट्यूब चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रचार की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं तुमको। तुम मजा, ओ ये प्रचार, अरे कोई प्रचार नहीं है ना, प्रचार की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यूट्यूब चैनल का प्रचार करना होता, मैं तीसरी क्लास से ड्रामा में पार्ट लेता हूं, है ना, एक्टिंग बैक्टिंग खून में है मेरे, है ना, आके नागिन डांस कर दिया होता 3 साल पहले ही। जब यूट्यूब चैनल चालू किया उसी दिन से, फर्स्ट दिन से ही मार साहब चालू हो जाते हैं, नागिन डांस के साथ नंबर सिस्टम, है ना, ये लो वायरल, ये ओ को मास्टर आ गए, देख देख तू भी देख, ये नागिन लग नाग रहा है लेकिन डांस नागिन, ये देख तो वायरल हो। चाहिए ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जरूरत ही नहीं थी। हमने जिस दिन YouTube चैनल बनाया, वो तो मुझे भी ताज्जुब है और हमारे टीम जो है उनको भी ताज्जुब है कि इतने सब्सक्राइबर हो किस बात के गए हैं। ये तो सरासर कुछ ना कुछ तो गलत किया है अपन ने, इतना हो ही नहीं सकता। इतने सब्सक्राइबर, 1.5 लाख छोरे हायर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, ढंग से बिल्कुल भला होने वाले, भूचाल आ जाता IIT में। अगर इतने लोग वास्तव में IIT जेम और इनकी और मेरे वीडियो सारे देख ही रहा होता ना, वो IIT में डब्बे नहीं पहुंचते। वो IIT में जो डब्बे पहुंच रहे हैं, वो IIT वाले परेशान है बेचारे 12,000। अगर मेरे YouTube चैनल के जो 1000 वीडियो हैं, अगर ढंग से 1 लाख सब्सक्राइबर जो हैं, मैं किसी को घर कुछ कह नहीं रहा हूं, पर कहने का तात्पर्य ईमानदार नहीं है आप, खाली सब्सक्राइब करके बैठे हुए पढ़ते नहीं हो, है ना। अगर ढंग से पढ़ लिया होता ना, तो ये 12,000 लोग सिर्फ IIT जेम का एग्जाम नहीं दे रहे होते, है ना। हर VSC करने वाले लाखों में स्टूडेंट हैं, पर वो कर क्या रहा है पता नहीं, इसको खुद को ही पता नहीं क्या कर रहा है भला। तो इसलिए हमने जब YouTube चैनल बनाया था, हाईएस्ट मान लिया था 10,000 तक हम जा सकते हैं, हाईएस्ट, ये हमारी पीक लिमिट होगी। इंडिया के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, शानदार वाले, जहां गजब पढ़ाया जाता है, मैं डाई हार्ट फैन हूं उन इंस्टीट्यूट का, उनके 25,000 सब्सक्राइबर है। तो हमने मान लिया कि जिस फील्ड में हम उतर रहे हैं, उस फील्ड के टॉप पे जो है वो 25,000 सब्सक्राइबर है, इसका मतलब अपन 11,000 के लायक है ना। तो हम काबिल तो इतने के ही हैं, ईमानदारी नहीं है। बाकी मिलियंस ऑफ व्यूज तो टिकटॉकर्स के भी हैं, है ना। तो वो सब्सक्राइबर का किसी इंस्टीट्यूट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आप उससे जो है इंस्टीट्यूशन की वैल्यूएशन पर ध्यान ना लगाए। इंस्टीट्यूट की वैल्यू भले से होती है, कितने लोगों का भला हो रहा है। बात समझ आ रही है? हो सकता है बीटेक वाले हो सकता है पेरेंट्स हो, मेरे छोरे के काम की है, बड़ा हो रहा है, सब्सक्राइब कर लूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हो सकता है ऐसे मदहोश लोग भी हो, जिनकी आदत है कुछ भी आया हो तो लाल बटन। कई हैं ऐसे धरती पे जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, आयन इकट्ठे किए जा रहे, पता नहीं इतना कितना कंटेंट टका करोगे, माई नहीं रहा। पूरा जीवन एक टॉपिक आप पढ़ोगे, एक टॉपिक गूगल पाओगे, जब सेट इन मैथमेटिक्स,
आप मैथमेटिक्स लिखो तो वो सेट गणे आ जाएंगे कई किस्म के। सेट इन मैथ्स वो कम से कम, मैं तो 2 लाख कह रहा हूं, हो सकता 2 करोड़ जो है अलग अलग रिजल्ट दे देवे विद इन माइक्रो सेकेंड, कि सेट इन मैथमेटिक्स पे ये लो 1 करोड़ रिजल्ट, पढ़ो, पूरा जीवन बीत जाएगा आपका। समझ आ रही? कंटेंट बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज वह होता है जो गूगल बाबा पे भी ना मिले। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आपको मैंने सवाल दिए कल वाले, और गूगल बाबा पे जाके लिखना, आपको आंसर आएगा ही नहीं। समझ आ रहा ना? कोष्टक में एक्स वाई फिर एक्स स्क्वायर हर कुछ, फिर वो गूगल सही नहीं लिख रहे हो आप, सही लिखो, ये क्या है हर कुछ आंकड़ वाकड़ करली ब्रेकेट ने पता नहीं उसमें, है ना? समझ आ रही ना? जो गूगल पे भी मिल जाए उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। नॉलेज कुछ अलग चीज है। आजकल मार्केट में बहुत चलता है, चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जाएगी, पागल हो तुम, है ना? AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे नाम में भी है, अनंत आर्यम इंस्टीट्यूट AAI। हम तो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस छुड़ी हुई, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सिंपल है। मुझे बताओ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईमानदार आदमी पैदा कर सकता है? ईमानदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेईमानी पैदा होती है, बेईमान बनना सीखता है आदमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ईमानदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भला करना नहीं सिखा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सच्चाई पर चलना नहीं सिखा सकता। समझ आ रही है? वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई मांगेंगे फोटो बनाना पड़ा देगा, बहुत सारी जॉब जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर आपके पास ईमानदारी है, खत्म खेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तरीके से आदमी को रहना नहीं सिखा सकता कि तेरे को कैसे रहना है भाई दादा, वो आदमी स्वयं निर्माण करता है अपना, है ना? खोपड़े का विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करता। चलो इधर फालतू में अभी मोटिवेशन में चला जाऊंगा, इधर जो तुम आ जाओ, है ना? वो तो तुम यूट्यूब पे रोज गंज चल रहा है, गंज आ रहा तुम्हारे पास, तुम वो तो 8 घंटे पढ़ाई के बाद करना। आज के मैंने मना कर दिया, आजकल मैंने बोलना ही बंद कर दिया है कि तुम मत करो, तुम इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो, तुम वहां मत जाओ, है ना? धीरे धीरे ऐसे बोल बोल के फिर वो 50 हर सब जो आदमी सब सेलिब्रिटी, वो मार साहब झूठ ला यार, पूरी दुनिया कह रही है कि यही फ्यूचर है, यही जमाना है। वो मार साहब कहता तुम यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, मैंने कहना ही छोड़ दिया, बदल दिया पैटर्न की, यार ऐसे जम ही नहीं रहा, बच्चों तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। चलाओ फुल इंस्टाग्राम चलाओ, चाहे जितना 8 घंटे पढ़ लो, दिन के पहले 8 घंटे पढ़ो, उसके बाद टाइम बच रहा है तो चलाओ। मोटिवेशन जितना देखना देखो, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है मोटिवेशन की, जितना लेना ले लो, 8 घंटे पढ़ लो पहले, फिर टाइम बच रहा है, 8 घंटे सोओगे, 8 घंटे पढ़ोगे, नहाओगे धोओगे, खेल खत्म, है ना? तुम्हारा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। 8 घंटे पढ़ लो ईमानदारी से। अगला देखो, रियल नंबर एडिशन, रियल नंबर सब्ट्रैक्शन, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन रियल नंबर का वापस रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई 2 ऐसे रियल नंबर बताओ जिनका डिवीजन रियल नंबर नहीं होता है, 1/0, 2/0 ऐसे। बाकी तो कोई भी 2 रियल नंबर लोगे, उनका डिवीजन नॉन जीरो रियल नंबर का डिवीजन इज ऑलवेज रियल नंबर। समझ आ रही है? दो नॉन जीरो रियल नंबर का डिवीजन तो रियल ही होता है। अगर उनमें से दूसरा वाला नंबर जीरो जो हुआ, a/0, a इज रियल नॉन जीरो रियल नंबर, b इज जीरो, तो a/0 इज नॉन रियल। बात समझ आ रही है? नॉट डिफाइंड, है ना? इसलिए रियल नंबर का डिवीजन रियल आएगा जरूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स का एडिशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का भी डिवीजन 1/0। सर 1 और 0 कॉम्प्लेक्स कब से होने लग गए? नो रियल है, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं इर्रेशनल नंबर्स के सेट को। जो ऐसा रियल नंबर जो रेशनल नहीं हो, क्या होता है? इर्रेशनल। ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। वास्तविक ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय, ये गलत है। आपके जेम में ऐसे ही सवाल आते हैं, एक शब्द हटा देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। TFR में तो बहुत आते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेट ना। ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय कहलाती है। ट्रू फॉल्स बताओ क्या है? मार क्या सवाल क्या है? हम तो गोते खा गए, वापस आ जाओ क्लास में। ऐसी संख्या, अच्छा मार साहब वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। दोज नंबर्स विचार, चलिए सुन लो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कितने इंग्लिश मीडियम के मैं जानता हूं, है ना? इसलिए आप तो मस्ती से पढ़ो, सुन लो, समझ लो, चलिए, है ना? दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नॉन एज इरेशनल, ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स, फाइनल। ऐसी संख्या, हाँ वापस आ जाओ। अब ऐसी संख्या जो रेशनल ना हो वो इरेशनल होती है। तुम इस लेवल के हो, समझ आया? न तुम्हें हिंदी आती है, न तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें जो आती है वो मैं बता रहा हूं, चैटिंग है ना, चैटिंग वाली हाइब्रिड भाषा, मिक्स वाली, है ना। इसी को गीता में वर्ण संकर कहते हैं। चलिए खैर इधर छोड़ो उसको, तुम है ना, गीता मत पहुंचो, इधर आओ तुम, है ना। ऐसी संख्या जो रेशनल नहीं है सदैव इरेशनल होती है। क्या ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं है। 2 आयोटा क्या रेशनल है क्या? सो 2 आयोटा, आयोटा आ रहा है तो इमेजिनरी नंबर है ना, रियल भी नहीं है ये तो रेशनल नहीं है। लेकिन क्या ये इरेशनल है? वो भी नहीं है। हमने कहा जो रेशनल नहीं होती ऐसी संख्या वो सदैव इरेशनल होती है। इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही रे? लेकिन अब मैं इसी स्टेटमेंट को बदलता हूं, ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं हो इरेशनल होते हैं। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर कोई रियल है और फिर रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। समझ आ रही है? लेकिन हर नंबर जो रेशनल नहीं वो इरेशनल होता है ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं बात? कई ऐसी बुक्स होती है जिसमें गलती से लिख देते हैं, भूलते हैं, रियल नंबर लिखना भूल जाते हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय होती है, वो गलत हो गया। समझ आ रही कि नहीं है? बहुत अभी पढ़ोगे धीरे धीरे आगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। अच्छी स्टैंडर्ड इंडिया में जो बुक्स है उनमें गलतियां हैं तो फिर इंसान गलती का पुतला है, वो इन्हीं के लिए लिखा है ना। कि इतने रेनॉल्ड और सब क्या हो रहा है, टैप टू कैंसल, तूफान आ रहा है बड़ा आजकल मार्केट में, यही चल रहा है। पता नहीं कोई कुछ नाम है उस तूफान का कुछ, और गूगल भी भेज रहा है यहां तक आ गया है, भाग साले भाग, यहां तक आ गया है, अरे तू क्या कर रहा है, निकल बाहर निकल। वो सोच रहा कहां जाऊं, ये आ तो इधर ही रहा है, भाग के जाऊं कहां, है ना। इस तरफ जाऊं तो पाकिस्तान है ना, इस तरफ जाने की औकात नहीं, जेब में पैसे नहीं है, जाऊं तो जाऊं कहां। वो पता नहीं कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सीधा है, जब जब ईमानदारी का हास होगा, जब जब सच्चाई का पतन होगा, ऐसे तूफान, ऐसे कोरोना मोरोना आते ही रहेंगे। सीख जाओ, पढ़ लो, है ना। आईआईटी में जाने के लिए ईमानदारी चाहिए होती है, सच्चाई चाहिए, तो आप में वो सच्चाई का उद्भव होगा एक कोर्स को पढ़ने से, ईमानदारी से पढ़ लिए तो, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन कॉम्प्लेक्स ही होता है, डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन डिवीजन कॉम्प्लेक्स तो जरूरी नहीं, क्योंकि 1 और 0 दोनों रियल एज वेल एज रेशनल एज वेल एज इंटीजर्स एज वेल एज होल नंबर्स एज वेल एज रियल नंबर्स एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सर ये एज वेल एज क्या किया आपने, है ना, ये सारे हैं। 1 0 दोनों होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल भी है, इरेशनल नहीं है, रियल है और कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही है? तो जो ये सारे नंबर होते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कॉम्प्लेक्स आएगा जरूरी नहीं है। तो क्या आपको इन 20 में से कौन कौन से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, समझ आए क्या? ये 5 नहीं है, और ये जो है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, राइट। और अब अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो इनकी स्टडी ही क्या कहलाता है, एल्जेब्रा कहलाता है, राइट। कुछ कुछ बात समझ आ गई आपको? अब इसमें 2-3 नाम है, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लीनियर जो है, हाँ जी बोलिए। 2 बाइनरी ऑपरेशन, सर ये तो एक आपने बता दिया, पर 2 कैसे होगा, है ना। चलिए वेरी गुड, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी है ना, क्योंकि विद्यार्थी सेकंड ईयर में है तो इसने आगे रिंग थ्योरी नहीं देखी है, तो इसलिए। पर अच्छा है पहले ही जो है क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैंने तो आज दिन तक एक ही ऑपरेशन देखा, 2 तो कभी देखे ही नहीं, है ना। 2 रिंग थ्योरी में आते हैं। एन एल्जेब्रिक, द स्टडी ऑफ particular branch of algebra in which we deals with the algebraic structure with one binary operation is known as group theory, है ना। पूरी ग्रुप थ्योरी में एक स्ट्रक्चर के साथ एक ही बाइनरी ऑपरेशन आता है, लेकिन रिंग थ्योरी में एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अभी आएगा, मैं दिखाऊंगा ऐसे रियल नंबर का सेट r प्लस मल्टीप्लीकेशन रिंग होता है, अभी आएगा, है ना। तो ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, ये ऐसे 2 आपने कह दिया, मैंने तो कभी देखे नहीं, है ना। खुशी की बात, वेरी गुड, बढ़िया, विचार करें, दिमाग लगाएं, है ना। हमारे कई सूरवीर दिमाग वाले विद्यार्थी आज आए नहीं है, और तो हमारे पास क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे पास भी है, तुम भी अच्छे सवाल पूछ रहे हो, घबराइए नहीं। तुम्हारे साथ किन की बातें कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। इधर देखो तुम, ग्रुप है ना, पता नहीं ग्रुप क्या है, समूह कहते हैं इसको, हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में बताता हूं जल्दी से, सिंपल सी कथा है। अब मैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की ही बात करूंगा, क्योंकि ग्रुप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना कंपलसरी है ना। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, गौर से देखिए, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, नोट नहीं करना, आप समझ लो, सिर्फ ये लिखा हो, सिर्फ कुछ बातें एडिशनल आएगी वो लिख दूंगा बस, बाकी सब तो
an algebraic structure G star is said to be a group if is satisfy the following axioms. सर एक्सियम्स क्या बला है? हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित. अभी मतलब बहुत सारों द्वारा, ग्रहित मतलब ग्रहण कर देना, मान लेना कि ये बात सत्य है, उनको अभिग्रहित कहते हैं, है ना. ऐसे स्टेटमेंट जो सबने स्वीकार कर लिए हैं, है ना, कि हाँ भाई ग्रुप इसी को कहेंगे, सब मानते जा रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, है ना, उनको अभिग्रहित कहते हैं एक्सियम्स. तो ग्रुप के ऊपर ऐसे बेसिकली 3 एक्सियम्स होते हैं. मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दिया, इसका मतलब ये स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन. जी क्या है? भिंडी की सब्जी. जी क्या है? नॉन वॉइड सेट है. समझ आ रहा है ना? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर इस जी स्टार को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दिया, इसका मतलब स्टार तो बाइनरी ऑपरेशन है और जी हाँ नॉन वॉइड सेट है. समझ आ रही है? तो ये तो क्लियर है कि ये नॉन वॉइड सेट इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन. कोष्टक में लिख दिया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी, वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है. कब? इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ठीक है. जनरली 3 प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ये 3 लगने चाहिए तो वो क्या हो जाता है. सर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हो, लीनियर अलजेब्रा. अरे लीनियर ही आ रहा है धीरज. ठीक है. तो अभी ध्यान से समझिए क्या होता है. पहला एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ये 3 प्रॉपर्टी को अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करे तो उसे ग्रुप बोलते हैं. बात समझ आ रही कि नहीं? लेकिन हम जो डेफिनेशन लिखते हैं उसमें मैं क्लोज्ड भी लिखता हूं. कई बार क्या होता है, आप क्लोज चेक करते ही नहीं, ये 3 कर लेते हो. अच्छी बुक में ये 3 ही लिखी हुई है ना. लेकिन आप जब भी ग्रुप आए ध्यान रखना है कि ये चारों चेक करनी है. हालांकि मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दिया तो वो क्लोजर तो होता ही होता है. अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो क्लोजर होगा ही होगा. मॉडल अलजेब्रा में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. पर मैं यहां पर फिलहाल 3 ही लिख रहा हूं क्योंकि वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब चर्चा कर लेंगे. फिलहाल ध्यान से समझिए. पहली बात हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव विद सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी. डेफिनेशन क्या होती है, गौर से देखना. क्या होती है डेफिनेशन? बहुत शॉर्ट में सिंपल वे में लिख रहा हूं पर आपका भला हो जाएगा. ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. ऐसा होना चाहिए. राइट? यही है. क्या यही एसोसिएटिव की डेफिनेशन है? यह नहीं है. एबीसी जी में बिलोंग करने चाहिए, है ना. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेयर एबीसी बिलोंग्स टू जी, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी. क्या आएगा? फॉर ऑल आएगा. फाइनल. मतलब जी का कोई सा भी एबीसी लीजिए, सेम अलग अलग आपकी जो मर्जी पड़े, जी के कोई से भी 3 अवयव लिए जाए, चाहे तीनों सेम हो, चाहे 2 सेम 1 अलग, चाहे तीनों अलग अलग हो, ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. स्टार यहां जो दे रखा होगा वो. समझ आ रही है? इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. डन. बाई चांस आप किस भी बैच के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल, आप किसी भी बैच के हैं विद्वानों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. मैं तो ये जानता हूं आपको नहीं आता है, सीख लो. समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए सीख लीजिए. यूं सूरवीर की तरह नहीं बैठना है कि मैं तो इतना सीनियर हूं, मुझे ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा. भला ऐसे ही होगा. कई सालों का अनुभव बोल रहा है हमारा. इसी तरीके से सीखोगे तो एनबीएचएम तक, टीएफआर तक, है ना, नेट तक, गेट तक, पीएचडी एंट्रेंस तक काम हो जाएगा, है ना. ढंग से देखते रहिए. एसोसिएटिव. फिर अगली बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. मैं सिर्फ आइडेंटिटी लिख रहा हूं, बाकी पूरा ऐसा लिखते हैं. सब्जेक्टिव पेपर होता है ना जब यूपीएससी में लिखना है, तो आजकल मैं सब्जेक्टिव की बीएससी का नाम नहीं लूंगा, यूपीएससी का नाम लो तो उनको मोटिवेशन. अच्छा क्या यूपीएससी, हम वो भी सीख रहे हैं, हाँ बढ़िया, मजे आ रहे हैं, है ना. यूपीएससी का जो पेपर आता है ऑप्शनल मैथ्स, उसमें सब्जेक्टिव लिखना होता है पूरा, है ना. तो वो आपको लिखना, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कर नहीं रखी है, मुझे पता है नहीं कर रखी है ना. तो पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो. खुदा ना खास्ता आपका आगे मानस बन गया यूपीएससी मैथ्स ऑप्शन लेने का भी, तो वहां पर आपको लिखना आईआईटी वाले सिखा देंगे. धोएंगे, रोज धोएंगे. ऐसे लिखते थे हम, कहां से सीख के आया? लोकल यूनिवर्सिटी सर, कि अब सीख ले, जूते देंगे. यहां आईआईटी के अंदर रैंक आती है 5 रैंक, 10 रैंक, 20 रैंक. वहां यूपीएससी में सेकंड डिवीजन, सॉरी आईआईटी में सेकंड डिवीजन पास.
वो धोते हैं, वो धोने का मतलब सत्य बताते हैं, है ना। तो अभी क्योंकि मैं आपको यहाँ सब्जेक्टिव सिखा नहीं सकता हूँ, सब्जेक्टिव के लिए मेरी अलग से क्लासेस होती हैं, वहां हम पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की क्लासेस जो होती हैं वहां पर थ्योरम्स एग्जाम में आती हैं, तो लिखना सिखाया जाता है, कैसे लिखनी होती है ना, या फिर यूपीएससी के बेस में सिखाई जाती है वहां पर तुम अभी हम जो है सब्जेक्टिव पे नहीं जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा उद्देश्य सीखने का उद्देश्य है अप्लाइड, कि वो सारी जो कथा है धरती पे हम वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। जैसे न तैसे। देखिए आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, कोई ऐसा जी धरती पे होना चाहिए, किस प्रकार, सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। बस हो गई डेफिनेशन कंप्लीट। फॉर ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक व्यक्ति के लिए कोई जी में एक ऐसा व्यक्ति ई इस प्रकार होना चाहिए। तो मतलब जी के सभी एलिमेंट के लिए एक ही आइडेंटिटी आ गई, ई। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स को देखिए। हाँ जी बोलिए। देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, इंप्लाइज वो सच दैट लिख रहे हैं इस प्रकार, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज, ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाई नहीं कर सकता। कोई ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो वो उससे इंप्लाई क्या करेगा, उससे कुछ इंप्लाई नहीं होता है। चलिए मार साहब कहीं कहीं इंप्लाइज लगाते हैं, इंप्लाइज बला क्या है, ये बहुत बड़ी बला है, और 90% ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इसका गलत यूज करते हैं। 90% आईआईटी में जाओगे तुम, सबसे ज्यादा थपेड़े तो इसी से खाओगे, है ना। आईआईटी सीएसआर नेट और आगे कभी चले गए, कई बार हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, खुदा ना खास्ता अगर बीच में नहीं सीखे, और वो क्लास में जाओगे, छोरा कोई अनंत आर्यन क्लासेस का स्टूडेंट होगा, सर ये इंप्लाइज गलत। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तू मास्टर है कि मैं मास्टर हूँ, तू जानता है मैं जानता है, तो छोरा हो सकता बताए ना। पर इंप्लाइज का मतलब क्या है, इंप्लाइज का मतलब है इंप्लाइज, बस। अब आपको पता ही नहीं है वो इंप्लाइज है क्या, इंप्लाइज का मतलब होता है देन, है ना, यदि ऐसा है तो ये होगा, इसको बोलते हैं इंप्लाइज। अगर तुम कहीं इंप्लाइज लगा रहे हो, इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो, ये घटना, ये कथा, ये स्टेटमेंट, ये कथन है तो ये होगा ही होगा, 100% होगा। देखो अब यहां जो इंप्लाइज लगाने में क्या प्रॉब्लम, वो समझना, ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहे हैं कि देयर, सॉरी फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल। अब इसका अर्थ क्या होगा, देखना सुनना, ये भाषा गणित की, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको आनी चाहिए, और आपको ये प्योर मैथमेटिक्स वाला ही सिखा सकता है, अप्लाइड वालों को तो आती नहीं है। उनको सवाल करना आते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये और डायरेक्ट लगाओ, है ना, चालू हो जाओ, ये न्यूटन लिबनिज चालू, है ना। ध्यान से समझो, फॉर ऑल, ध्यान से समझना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू जी। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट देखो, आप क्या कह रही है, जी के सभी अवयव, अगर जी के सभी अवयव हैं तो इंप्लाइज हो रहा, तो किसे क्या अर्थ निकला, जी के सभी अवयव तो होते ही जी में, जी के सभी अवयवों के लिए क्या इंप्लाई हो रहा है, ई जी में है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कुछ बात नहीं बन रही है। बात बनने के लिए तो क्या है, अगर आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, जी के सभी अवयवों के लिए कोई जी में ई एक एलिमेंट इस प्रकार जरूर होगा, किस तरीके से, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार। ये लिखो तो भी एक ही बात है, ये लिखो तो भी एक ही बात है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पढ़ रहा है, और आगे हम लिखेंगे, बहुत जगह लिखेंगे, आप घबराइए नहीं। इंप्लाइज का चिन्ह का मतलब क्या होता है पता है, कोई एक स्टेटमेंट हो उससे दूसरी बात आ रही हो। अब मैं दिखाता हूं आपको, थ्योरम्स में होती है जनरली, है ना, मैं भी दिखाता हूं, तुमको भी अक्ल आ जाएगी। ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, अर्थ है, ये कथन है कि नहीं, स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर
2x माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 5 माइनस 2 3। उससे ये निकला अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, यही तो हो रहा है, इसका मतलब इंप्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। कुछ समझ आ रहा है? इंप्लाइज एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो, ये समझ आ रहा है? इंप्लाइज का मतलब क्या है, इससे ये हम बात बोल पा रहे हैं, इफ दिस देन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये इंप्लाइज का तात्पर्य है, ऐसे लिखा जाता है इंप्लाइज, राइट? कोई एक कथन से दूसरा कथन बन रहा हो, स्टेटमेंट है ना, इफ देन। वो देखो, अब ध्यान से सुनो, अब जनरली होता तो यू सब्जेक्टिव में ही है, लेकिन वो क्वेश्चन में आईआईटी वाले बुद्धिमान है, वो क्या सोचते हैं कि इसको आता जाता है भी है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन में भी दे देते हैं ऐसे लिखे हुए। कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो वो चाह रहा है कि इसको भाषा पढ़नी आती है कि नहीं, गणित की भाषा ही पढ़नी आती, बोलेगा क्या, आगे करेगा क्या जीवन में, ये तो पहले लैंग्वेज तो आनी चाहिए मैथमेटिक्स की। तो पूछ लेते हैं सवाल, आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अब लिख दिया, अब आपको पता ही नहीं नेसेसरी कंडीशन का मतलब ही क्या होता है, वो इस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। ये इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है, मैं दिखाऊंगा आगे, वो सब इंप्लाई से ही आता है। गणित का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल, आपको कुछ आता ना आता हो, ये तो जरूर आना ही आना चाहिए। P implies Q implies not Q implies not P and implies and implied by। अगर ये है तो ये होगा ही होगा, और ये है तो ये भी होगा। सर तो ये क्या है, ये अपने आप में, मौर्य साहब क्या बोल रहे हो आप, अरे ये एक डब्बा है, ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट पैदा हो रहा है ना। P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो जरूर सफल होंगे। समझ आ रहा है? स्टेटमेंट है बट नॉट नेसेसरी, मतलब नॉट कन्वर्सली, है ना। सफल हुआ कोई व्यक्ति तो उसने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये एक तरफ से तो स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो सफल जरूर होंगे। सफल सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड और एक साल में और गवर्नमेंट जॉब और वो बात सफल नहीं है ना। सफल का तात्पर्य एग्जाम नहीं भी निकले फिर भी वो बंदा 8 घंटे रोज पढ़ रहा है, मस्ती से जीवन जी रहा है, खुश है, खुशहाल है, और ईमानदारी खत्म नहीं हुई है जीवन भर, शरीर में अभी भी ईमानदारी और सच्चाई अडिग है, उसे सफल कहते हैं। यूनी की 6 महीने 8 महीने 2 साल 3 साल तबीयत से दबा के मेहनत करी, बन गया सिविल सर्वेंट, और अब टेबल के नीचे से 2 करोड़, है ना। तो सफल आदमी नहीं है, विफल है बेचारा, कितना कायर है वो, जिसको इतनी अक्ल नहीं कि दूल्हा है, दूल्हा बेला कर रहा है ना, जो पैसा इकट्ठा करने में पागल है। अभी पकड़ा है कई सिविल सर्वेंट जो है, आईपीएस अधिकारी ने ऐसे, है ना, गर्लफ्रेंड सो रही थी बिस्तर पे, उस बिस्तर की गद्दी लगी हुई थी पैसों की, है ना। पहले तो वो कितना असफल है, उसके बच्ची है इतनी बड़ी, खुद बालक पत्नी है, परिवार है, सब कुछ है, इतना बड़ा सिविल सर्वेंट, उसके बावजूद गर्लफ्रेंड बिस्तर पे सो रही है, कोई पता नहीं पैसों के अंबार लगा है। इसकी बंगाल की घटना है ना, बहुत पीछे की है, 2 4 5 6 महीने हो गए। ऐसा तो सफल आदमी, उसको आप सफल कहेंगे? बोट आदमी है, अक्ल ही नहीं है। अरे भाई तू पैसे को इतना तवज्जो देके बैठा हुआ है। खैर वो बात की बात है, मैं जैसे पैसे पे आक्षेप करता हूँ, नई पीढ़ी जो है उनको बहुत दुख होती है कि मैं तो फॉर्च्यूनर लेनी, ये मरता पता नहीं, है ना, उनको बहुत बुरा लगता है। कमाइए पैसे, नो डाउट, आप फॉर्च्यूनर लेके घूमिए, मेरे को उससे बिल्कुल भी विरोध नहीं है ना। एक दिन बड़ी सोच हो जाएगी तब उससे भी मोह माया आपकी उड़ जाएगी, पर लेकिन ईमानदारी के साथ जीवन जीना बंद ना करें। ईमानदारी से कमा के फिर फॉर्च्यूनर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इवन और ईमानदारी आप में बढ़े, उसके लिए तो आपको इन सबको त्यागना होता है धीरे धीरे। चलिए खैर कोई बात, इधर समझो, तुम त्याग व्याग तुम बाद में सीख जाओगे। इधर देखिए तुम तो, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, नॉट क्यू इंप्लाइज। अभी आएगा सवाल, मैं बता दूंगा, तो अभी फिलहाल जो है जो सामने वरना भटक जाएंगे। याद रखना, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। ठीक है, आगे बताएंगे क्या होता है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। इनवर्स देखिए आप अगला, है ना, अलजेब्रा की चर्चा हम कर रहे हैं। इनवर्स क्या है ध्यान से देखना। इफ एनी, कोई भी अगर एलिमेंट हम किस में ले रहे हैं, जी में,
तो उस हर एलिमेंट के लिए कोई दूसरा एलिमेंट जी में होना चाहिए। इफ एनी ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट, उसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? कि मैं भी धीरे धीरे सीखा हूं सब, मुझे भी नहीं आता था। मैं पहले स्टार्टिंग में कुछ किताबों से देख देख के लिखता था, गलत गलत लिखता था, है ना। मेरे पुराने कहीं वीडियो मिल भी सकते हैं जहां पर मैंने स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हो, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, है ना। हाँ, तो वो इफ एनी ए बिलोंग्स टू जी ये गलत है थोड़ा, है ना। इस तरीके से नहीं लिख के क्या लिखते हैं, मैं भी पहले लिखा करता था, लेकिन अब बता रहा हूं ध्यान से देख लो। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसी को अपग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है साहब। इफ एनी ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, किस प्रकार होना चाहिए? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए, सॉरी ये तो आइडेंटिटी आ गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। इनवर्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमने कोई भी एलिमेंट जी में लिया, हाँ ई आएगा, ई आएगा, बिल्कुल ई आएगा बीच में। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, राइट। If any A belongs to G, then there exists B belongs to G such that A star B बराबर E बराबर B star है, राइट। हाँ जी साहब। देखिए अगर एक एलिमेंट यूनिक है तो इनवर्स भी यूनिक ही होता है, क्योंकि इसी को उल्टा पुल्टा करते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक एलिमेंट का अगर B इनवर्स है तो B का इनवर्स A ही होगा, क्योंकि ये बात बराबर है। इसमें मैं ये और ये इनको आगे पीछे कहीं पे भी लिखूं, कम्यूटेटिव नहीं कर रहा हूं, कम्यूटेटिव अलग बला है, लेकिन बी ए बराबर ई बराबर ए बी तो होगा ही होगा, यानी कि बी का इनवर्स ए बी होगा। तो ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होता है, वो भी प्रूव्ड है। और हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, हर ए के लिए कोई ना कोई एक ही बी एग्जिस्ट अगर कर रहा हो तो जाके वो ग्रुप होगा, और ग्रुप में यूनिक होता ही होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं कर रहा है तो वो ग्रुप नहीं होगा। हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स, और हर इनवर्स का भी वापस इनवर्स करेंगे तो वो खुद ही आएगा। ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए ही होता है। हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है और पूरे ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होती है। ये स्टेटमेंट दिख रहे हैं अब आपको? इस स्टेटमेंट से क्या मीनिंग निकल रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के सभी एलिमेंट के लिए एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है। और ग्रुप के हर एलिमेंट का, इफ एनी ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए लिया तो उसके लिए कोई बी जी में इस प्रकार जरूर होगा, होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये तीन प्रॉपर्टी लगती हैं तो उसे ग्रुप बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन, होमवर्क। Which of the following is oblique are groups? ठीक है, अगर आपको बात आसान लग रही हो, तो ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं इनके जवाब देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मार साहब आप ऐसे, हम सोचते हैं सरल दे रहे हो, लेकिन आप फिर आगे अगर आप ऐसा बोल देते हो हमको लग जाता है तो सवाल भारी होगा। ऐसा नहीं है, इजी भी होते हैं, है ना। क्यू रूट टू डिफरेंस, मार साहब हम समझ आ गया, आप ही बता देना। अरे सरल है ना। आर स्टार मल्टीप्लीकेशन, सी स्टार डिवीजन, तीन ही खूब है, इससे ही भला हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर तुम ग्रुप के जानकार हो तो घर से जवाब लेके लाना इनका। मार साहब ये पहले है क्या, ये इनकी शक्लें, ये स्टार लगा दिया, ये तो आपने, ये तो मेहंदी में बनाते हैं, मेहंदी की डिजाइन में ऐसे स्टार लगाते हैं। या फिर स्टार इंस्टाग्राम पे कहीं आता है क्या, इंपोर्टेंट दिखाने के लिए कहीं स्टार वगैरह आता है? 5 स्टार, चलो है ना, 5 स्टार होटल वहां होता है। मार साहब हमने तो वहां स्टार वहीं देखे हैं, तो नहीं यहाँ क्या स्टार है ये समझो। वेयर ए स्टार मीन्स ए माइनस सिंगलटन सेट ऑफ जीरो। ए में से जीरो को हटा दो, बाकी सारे ए के एलिमेंट, ए में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे, बस जीरो नहीं होगा इस ए स्टार का मतलब। इसको आर नॉट सी नॉट ऐसा भी लिखते हैं, नीचे यहाँ नॉट भी लिखते हैं, इसका मतलब भी है कि जीरो नहीं है उसमें, ऐसा भी आप ऐसा समझ लो। एंड और दूसरा क्यू रूट टू का मतलब क्या है?
m प्लस n रूट 2, जहां पर m और n दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स। 5 लिखने हो तो मेरे पास जगह है, वैसे 3 खूब है, एक बार ये देखने ग्रुप के अंदर इनमें से कौन सा ग्रुप है। हाँ जी बोलिए। m प्लस n रूट 2 का मतलब यहाँ रेशनल प्लस यहाँ रेशनल, जैसे 2 प्लस 3 रूट 2, 4 प्लस 5 रूट 2, 4 प्लस 5 रूट 2 एक नंबर है कि नहीं? ये q रूट 2 की डेफिनेशन है। कोई भी सेट जो है ना a रूट 2, कोई सेट के पीछे अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ऐसा होता है। इसकी एक अपनी डेफिनेशन है। z रूट 2 की अगर बात करूं मैं, जैसे z ऐसा समझिए, अगर यहां पर z रूट 2 लिखा हुआ हो तो इसमें क्या आएगा, m प्लस n रूट 2, जहां पर m और n दोनों क्या है, z में है, इंटीजर्स हैं। अगर r रूट 2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, m प्लस n रूट 2, जहां पर m और n क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं 5 लिख ही देता हूं। समझ आ रहा ना? सिमिलरली z रूट 2 कोमा मल्टीप्लीकेशन लगाए, डिफरेंस लगा देते हैं। चलो, और 5वां r स्टार रूट 2 कोमा मल्टीप्लीकेशन। हो गए ना सूरवीरों के लायक क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अब पटका जाना, गूगल बाबा पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप जो है सॉल्व करके लेके आएंगे अपने विवेक से। इनको सिंप्लीफाई करना है। बात समझ आ रही ना कुछ क्या है स्ट्रक्चर? सर इके दुके सरल वाले तो उदाहरण बताते, पहले ही डायरेक्ट फेंक दिया आपने हमारे सामने, ये सरासर नाइंसाफी है। ये लो सरल। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, सरल की बात करते हैं, फिर ग्रुप, रिंग और उससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल एक बेसिक जो है बात हमने करी है। n प्लस, ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट सुन लेना। एडिशन की आइडेंटिटी, ऑर्डिनरी एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। ऑर्डिनरी एडिशन में a का इनवर्स माइनस a होता है। a में ऐसा क्या जोड़ू की आइडेंटिटी 0 आ जाए? एडिशन की आइडेंटिटी 0, रटो एक बार, फिर आज समझ में आ जाएगा सब। एडिशन की आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1। नंबर्स पे ऑर्डिनरी एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, नंबर्स पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1 होता है। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है, इसीलिए क्यों आ रही है, मैं a में ऐसा क्या जोड़ू कि वापस आ जाए? 0 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। मैं a को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 a आ जाए वापस? तो a को मल्टीप्लाई करना तो 1 से मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। अकल आई? अगला, ये स्टार की जगह प्लस है, तो a में ऐसा क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी प्लस वाली यानी 0 आ जाए? तो a में ऐसा क्या जोड़ू 0 आ जाए? तो a में माइनस a जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए a का एडिटिव इनवर्स माइनस a। और अगर मैं a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो a में 1 अपॉन a। तो ये 4 चीजें याद हो गई। a का एडिटिव आइडेंटिटी 0, किसी भी एलिमेंट का एडिशन का आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी 1, किसी भी एलिमेंट का एडिशन का इनवर्स माइनस a, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स 1 अपॉन a होता है। राइट? नंबर्स, संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर तक का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। एक बार, बाकी आप ऐसे चेक करके a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c करोगे, हो जाएगा। पर एक बार ये 6 बातें याद रख लो। एडिशन की आइडेंटिटी, एक साथ बोलो, एडिशन की आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1, एडिशन के लिए a का इनवर्स माइनस a, मल्टीप्लिकेशन के लिए a का इनवर्स 1 अपॉन a। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? सभी जो नंबर सिस्टम के जो सेट हैं वो सभी एडिशन के लिए भी एसोसिएटिव होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं है? नर्सरी क्लास में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बोलो 2 1 कम 2। समझ आ रही ना? पल्ले पड़ रहा है? तो आपको ये 6 बातें समझ आ गई। अब मुझे बताओ, क्या इसमें आइडेंटिटी है? एसोसिएटिव तो सारे हैं, डिवीजन को छोड़ दो, ये तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। जो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है 15, ये 15 के 15 एसोसिएटिव है। पहली बात खत्म। ग्रुप चेक कर रहा हूं, माइनस वाले नहीं होंगे, माइनस वाले नहीं होंगे, है ना? एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो 2 मैंने बोले हैं ना, ये 10, तो 10 के 10 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, 15 इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में से 5 गलत हो गए।
ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी हमेशा बराबर नहीं होता है। 1 माइनस 2 डिवाइड तो हमने पहले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो एल्जेब्रा से ही स्वाहा हो गए, वो तो आगे जरूरत ही नहीं उनकी तो। लेकिन ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है अभी तक, माइनस वाला नहीं है ना। ये 4 है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो इनमें भी 1 माइनस 2 माइनस 3 और 1 माइनस 2 माइनस 3 दोनों अलग अलग बात होती है, बराबर नहीं होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन नंबर्स का एसोसिएटिव हो जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? है पल्ले पड़ गया? तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव तो होगा, 10 एसोसिएटिव हो गए। फिर उसके बाद आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी क्या इन सब में 0 है? नहीं है? समझ आ रहा ना? तो ये इसमें आइडेंटिटी नहीं है, एसोसिएटिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, तो ये भी ग्रुप नहीं होगा। ये तो एसोसिएटिव, ये तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है तो ग्रुप नहीं होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ कट गए ना ये सब 6, अब ये 4 और ये 5, 9 बचे। कुछ समझ आ रहा चल क्या रहा है? ये 4 ये 5 सभी एसोसिएटिव भी हैं, इन सब में एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 सब में है। अब इन 9 में से ग्रुप कितने बचते हैं देखना आगे। अब चाहिए इनवर्स, एडिशन में ए का इनवर्स माइनस ए, तो 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3 सब इसमें होते हैं, तो इनवर्स आ रहे हैं। रेशनल में भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनवर्स आ जाएगा। रियल में भी पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर सारे होते हैं, इनवर्स आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स में भी आ जाएगा। तो ये चारों क्या है? ग्रुप। फिर ये नेचुरल नंबर, खेल खत्म। एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी 1 है मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन इनवर्स नहीं आ रहा है। हो गई ना खत्म बात? यहाँ पर 1 का इनवर्स तो 1 होगा, लेकिन 2 का इनवर्स 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है, ए का इनवर्स 1/a, तो 2 का 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो एक ग्रुप नहीं है। z इंटीजर्स, 2 का इनवर्स 1/2, ये भी z में नहीं, ये भी ग्रुप नहीं होगा। q का मल्टीप्लिकेशन 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, रेशनल नहीं होता। 0 रियल नंबर भी है, 0 का इनवर्स 1/0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, 0 का इनवर्स 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनमें किसी में भी आइडेंटिटी सब में है, एसोसिएटिव सारे हैं, लेकिन इनवर्स नहीं है, तो ये पांचों ग्रुप नहीं है। इन पांचों में ये फर्स्ट वाला एसोसिएटिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है एडिशन की, तो ये ग्रुप नहीं है। और इन चारों में आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी है, इनवर्स भी है। तो इन 20 स्ट्रक्चर में से, अब जो मैं बोल रहा हूं शांति से जवाब देना, इन 20 स्ट्रक्चर में से कितने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कितने हैं? है ना? इन 20 में से 14, ये 15, इनमें से ये एक नहीं है। समझ आ रही है ना? तो 14 तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और इन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की स्टडी को एल्जेब्रा, और उस एल्जेब्रा में लीनियर 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 तो लीनियर एल्जेब्रा। समझ आ रहा है? डेफिनेशन तो सीखी आज लीनियर एल्जेब्रा की, समझ आ रही कि नहीं? अभी आगे बढ़ेंगे हम, पर लीनियर एल्जेब्रा आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? अब इन 14 स्ट्रक्चर में से, ठीक है, कितने स्ट्रक्चर एसोसिएटिव हैं? ये पांचों 10, ये 4 नहीं है। तो 20 में से पहले 6 हट गए, वो स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं थे, स्ट्रक्चर तो थे लेकिन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं थे। फिर इन 14 में से अगले 4 और हट गए, ये अब एल्जेब्रिक एसोसिएटिव भी है। ऐसा स्ट्रक्चर जो एसोसिएटिव हो उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप। तो ये 5 और ये 5, ये 10 क्या है? सेमी ग्रुप। ऐसा सेमी ग्रुप मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो एसोसिएटिव होने के साथ साथ जिसमें आइडेंटिटी भी हो, उसे मोनोइड कहते हैं। ये मैं मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा आपको, हालांकि मुझे तो यहां सिर्फ ग्रुप बताना है, ग्रुप रिंग फील्ड, मुझे वहां तक जाना है। मुझे वेक्टर स्पेस में लीनियर अलजेब्रा में फील्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। फील्ड बतानी होगी तुम्हारा भी, मैं कहूंगा लेट दिस इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस ओवर द फील्ड Z2, तुम बगले जाकोगे। फील्ड तो इससे तो बढ़िया फील्ड में खेल ही लेता मैं, है ना? समझ आ रही ना? फील्ड समझ नहीं आएगा तो ग्रुप रिंग फील्ड मुझे वहां तक जाना है, इसलिए आधार बनाया जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो कहां थे हम? हाँ, सेमी ग्रुप। इन 20 में से 14 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इन 14 में से 10 सेमी ग्रुप, और इन 10 में से मोनोइड कितने हैं? आइडेंटिटी 9, सिर्फ इस एक में आइडेंटिटी नहीं है, तो इन 10 में से 9 क्या है? मोनोइड। और इन बचे हुए 9 में से ग्रुप कितने हैं? 4। अक्ल आई क्या? आया मजा? ये ग्रुप है।
अब इस ग्रुप से आगे 2 ऑपरेशन लेंगे और आपको अगली क्लास में रिंग और फील्ड समझाते हुए लीनियर अलजेब्रा में एंट्री करेंगे, है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? कॉम्यूटेटिव वगैरह आगे की और कथा है, उसको एबीलियन ग्रुप बोलते हैं, वो अलग से अपन देखेंगे। यहाँ अपने लीनियर अलजेब्रा में एबीलियन की जरूरत कम पड़ेगी, है ना, जरूरत कम पड़ती नहीं है, पर वो भी उधर आधार बन रहा है। मॉडर्न अलजेब्रा उधर चालू कर चुका हूं मैं, आपको पता है। यहाँ पर बात समझ आ रही है? ये हमारा फाउंडेशन कोर्स सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से लेकर शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। बाई चांस कोई सूरवीर ऐसे हो बिरले जो पहले से ब्रिलियंट हो, उनको ये सारी चीजें आती हो, उनसे माफी चाहेंगे। हालांकि उनके लिए भी हमने होमवर्क दे रखा है, अगर वो कर सकते हैं तो कर लो। कल आते ही क्लास में धड़ाधड़ जवाब देना, सर ये इसका नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर बैठ के पढ़ो जो मैं समझा रहा हूं। पहले पढ़ रही है? समझ आया ना? ये 20 के 20 क्या है? समझ तो आ गया था, पर पता नहीं आप बीच बीच में हर कई जगह देते हो। हमने मानस बना लिया, आप तो छुट्टी, हम बैक कर रहे हैं, आप पूछ लेते हो बीच में। 20 के 20 स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर में से 14 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उन 14 में से 10 सेमी ग्रुप, उन 10 में से 9 मोनोइड और उन 9 में से 4 ग्रुप हैं। समझ आया? ग्रुप से आगे रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस तक की यात्रा हम अगली क्लास में करेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के होमवर्क और पूरा जितना लिखा है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रोज का रोज भी लिखना चाहे तो वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। घर जाके भी आपके पास वीडियो है, वहां गए, जाते वीडियो ओपन किया, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, लास्ट में गए, लास्ट के 1 मिनट में पूरे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे, बैठे बैठे लिख लो, इंटरनेट भी खत्म नहीं होगा। बाई चांस कुछ लोगों को इंटरनेट सेव करके भी रखना है 8 घंटे के बाद, 8 घंटे से पहले तो लेना देना ही नहीं, पहले 8 घंटे पढ़ लो। चलिए साहब, ये सब जो है स्ट्रक्चर वगैरह हम, हाँ जी, नहीं, अरे वेक्टर स्पेस आएगा नहीं, पर वहां तक हमें पहुंचना है। लीनियर अलजेब्रा में अल्टीमेटली कथा वही है, पहले हम बेसिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा आधार नहीं है वो कि तुमको वेक्टर स्पेस पहले से आता हो। वैसे बाकी तरीका अल्टीमेटली इन बेचेस के अंदर ये होता है कि पहले वेक्टर स्पेस पढ़ा के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाके मैट्रिक्स बनाई जाए, पहले धरती पे मैट्रिक्स लाई जाए, फिर मैट्रिक्स पढ़ा जाए। असली मजा तो वहां आता है, पर उतने काबिल लोग धरती पे कम है, तो इसलिए पहले हम बेसिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और फिर पढ़ते पढ़ते बड़े लेवल पे जाके वापस एडवांस जो लेवल की मैट्रिक्स फिर से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स अल्टीमेटली एक लीनियर मैप है, लीनियर फंक्शन होता है। एक लीनियर फंक्शन से बनने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पैदा हुई बहुत सारे स्ट्रक्चर को मैट्रिक्स कहते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली एक मशीन है, दिखाई मैंने आपको, जो जानते हैं उन लोगों को पता है। एक एलटी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक मशीन होता है, उस मशीन से पर्टिकुलर कैटेगरी की मैट्रिक्स निकलती रहती है ना। और वो जो मैट्रिक्स है उनकी स्टडी की जाती है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टडी होती है वही मैट्रिक्स की स्टडी होती है। आगे बताऊंगा आपको, मशीनें बनाएंगे, है ना, तो आगे की चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आज की क्लास के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में हमने आपका लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, पहले पेज से यहां से चालू करते हैं। दिस इज फर्स्ट पेज। होमवर्क भी अगली क्लास में, आज बहुत होमवर्क हो गया है, सारा करके लाना, जितना जितना है, सभी क्वेश्चन जितने सॉल्व हो सकते हैं, है ना, बाकी मैं करा दूंगा यहाँ। डन। फर्स्ट पेज ऑफ टुडेस क्लास। नाउ दीज आर 5 क्वेश्चंस जो अभी तक स्टिल होमवर्क ही हैं, अगली क्लास में करा दूंगा। जिनके हो गया है उसी की बात से पूछ लूंगा, नहीं हुआ होगा तो बता देंगे, राइट। डन। ये सॉल्व करके लेके आना, ठीक है विद्वानों। और इसके साथ ही ये आपका लीनियर अलजेब्रा और इससे रिलेटेड बुक्स सारी देखने की जरूरत नहीं, राइट लगा रखे, वो इतनी भी तुम देख लो तो धन्यवाद, है ना, प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। समझ आ रही? इसलिए हम इन सभी का सार पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ लेना, है ना। कोचिंग का मतलब यही है कि आपको कम मेहनत करनी पड़े और वहां तक पहुंच जाओ, इन सब का सारांश आप तक पहुंच जाए, वही कोचिंग का तात्पर्य है। मैंने भी सारी नहीं पढ़ी है, सत्य है ना। पूरी जो काम के चैप्टर थे वो सब में से ले लेके नोट्स बनाए, सारांश, और फिर जो है ऐसे ही पढ़ लिया है। कोचिंग तो हमने हमारे जीवन में आज दिन तक कभी नहीं की, पैसा ही नहीं था, कहाँ से करें, है ना। तो कोचिंग तो हम कभी कर नहीं पाए, पर ठीक है। तो मार्था आप कहाँ से सीखे? सेल्फ स्टडी। इसीलिए सीखने में लंबा समय लग गया। तुम्हारे को 6 महीने 12 महीने में ही सिखा दूंगा वही सारी कथाएं जो मुझे 7 साल 8 साल लगे सीखने में, है ना। तो आप इतना जल्दी सीख जाएंगे अगर मेहनत कर लेंगे साथ साथ। तो हमारे कई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा सीख के, है ना। तो होता है, और गुरु ही एकमात्र वो ऐसी बला है
जो अपने शिक्षक अपने से आगे जा रहे होते तो राजी होते, क्या बात है, मजा आ गया, है ना। हालांकि कभी कभी दुख तो होता है, फिर स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मानवीयता है, मतलब वो मान क्या स्वाभाविक है ना, ह्यूमन नेचर। पर उस ह्यूमन को ही वास्तविक जो है इंसानी प्रवृत्ति में ढालने के लिए ही जो है आपको कोशिश करनी चाहिए, भले की भावना और वो सब, इसलिए फील नहीं होता। इसलिए हमारा स्टूडेंट हमारे सामने आता है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, तो भी हमें अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। ये आपके स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं सारे के सारे, इनमें ग्रुप तक बात कर ली है मैंने, ठीक है। और ये मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन समझाई है। 10 तो क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क के मैट्रिक्स के, है ना। अगली क्लास में हम मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहां से देखेंगे। पर उससे पहले, क्योंकि पहली क्लास में मैट्रिक्स के अंदर ओवर द फील्ड आएगा शब्द यूज, और जैसे फील्ड आएगा और आपके लिए गोते घूम जाएंगे, इसलिए पहले मैं बता दूं बेसिक क्या है, समझ आ रहा है। इससे आगे की अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे। यहां तक डन। रिंग और फील्ड ये सब मैं अगली क्लास में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, लास्ट में बता दिए हैं, पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थोड़ा आज स्टार्टिंग में हम लेट हो गए, लेकिन शार्प टाइम पे स्टार्ट करके 1.5 घंटे की 2 क्लास हम करने वाले हैं। फिलहाल आपका रूटीन जो शेड्यूल है वो 8 to 11 चल रहा है, राइट। पीएचडी एंट्रेंस देने तक, वहां तक है ना, मैं छोड़ दूंगा आपको ले जाके, फिर आगे आप अपने हिसाब से। हालांकि मैं अब खुद भी पीएचडी करवा सकता हूं, है ना, उस कैटेगरी में भी मैं आ चुका हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं। और अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएशन लेके, पर अभी मैं पहले सीखूंगा, खुद बड़ा होऊंगा फिर सिखाऊंगा, है ना। अभी पीएचडी की बात नहीं, अभी पीएचडी तक, है ना, आपको पहुंचाने का हमने बेड़ा उठाया है। पढ़ लो, मस्ती से पढ़ लो, फिर मिलेंगे। जो हिम्मत कर लेगा इतिहास वही रचेगा, इसलिए सबसे पहले तो हिम्मत करने की देर है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो जो है मेहनत कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं। आईआईटीज और जो है स्कॉलरशिप, सीएसआर, नेट, जेआरएफ तक की कथाएं कर लेते हैं, और कई दिंग दिंग हैं 150-150 किलो के बैठे ही रह जाते हैं, है ना। शरीर से नहीं, उम्र से, है ना। उम्र में कई सीनियर हैं और कुछ नहीं आता जाता, और कई फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बैठे बैठे छोरे और क्यूट मस्ती से लगे हुए हैं, इंटरेस्ट आ रहा, पढ़ रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोशिश करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 8 बजे। थोड़ा सा लंबा समय ले लिया आज, पर स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में होता है, बाद में थोड़ा फोकस हो जाएगा। अभी छुट्टियां उठा भी, तुम्हारा कौन सा काम है, कौन सा घर जाके तुम जो है तीर उखाड़ लेते। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास, है ना, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग फॉर्म फिल कर लेना, बिना फॉर्म के कोई भी अलाउड नहीं है।